हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम रुखसार है, उम्र 28 साल। मैं लाहौर के पुराने शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहती हूँ, जहाँ सड़कें अभी भी संकरी हैं और शाम को हवा में मसालों की खुशबू घुली रहती है। हमारे घर में अम्मी, अब्बू, मैं और मेरी छोटी बहन आयशा रहते हैं। अब्बू एक पुरानी किताबों की दुकान चलाते हैं जो उनके दादा के ज़माने से चली आ रही है। अम्मी घर संभालती हैं और कभी कभी पड़ोस की औरतों को सिलाई का काम सिखाती हैं। उस साल बारिशें देर से आई थीं। मोहल्ले में सबकी फ़िक्र थी कि अगर पानी ना बरसा तो फसलें कैसे बचेंगी। लेकिन हमारे घर की फ़िक्र कुछ और थी। अब्बू की तबीयत पिछले 6 महीने से ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था दिल की कुछ नसें कमज़ोर हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ऑपरेशन का खर्चा सोचकर हम सब चुप हो जाते थे। दुकान की आमदनी बस घर का खर्चा ही निकाल पाती थी। मैं एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। सुबह 8 बजे निकलती, शाम को 6 बजे लौटती। आयशा अभी कॉलेज में थी, उसकी फ़ीस भी मेरे ऊपर ही थी। एक शाम जब मैं स्कूल से लौट रही थी तो बारिश अचानक तेज़ हो गई। मैं भीगते हुए घर की तरफ भाग रही थी कि रास्ते में एक पुरानी किताब की दुकान के बाहर एक लड़का खड़ा मिला। वह छतरी ताने हुए किसी को इंतज़ार कर रहा लग रहा था। उसका नाम था आर्यन। वह लाहौर यूनिवर्सिटी में MBA का आखिरी साल कर रहा था और अब्बू की दुकान पर कभी कभी पुरानी किताबें खोजने आता था। मैंने उसे पहले भी 2-3 बार देखा था, लेकिन कभी बात नहीं हुई थी। रुखसार आप ही भीग रही हैं ना, अंदर आ जाइए, बारिश रुकने तक ठहर जाइए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने हिचकिचाते हुए दुकान में कदम रखा। अब्बू ने मुझे देखकर कहा, आर्यन बेटा, ये मेरी बड़ी बेटी है। आर्यन ने सिर झुकाकर सलाम किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शराफत थी। हम तीनों ने चाय पी और पुरानी किताबों की बातें की। बारिश थमने में देर लगी। उस दौरान आर्यन ने बताया कि वह अपने अब्बू की छोटी सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी में मदद करता है, लेकिन उसका सपना था कि वह एक दिन अपनी खुद की सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन शुरू करे, जहां गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले। उस शाम के बाद आर्यन अक्सर दुकान पर आने लगा, कभी किताब लौटाने, कभी नई किताब ढूंढने के बहाने। अब्बू को उससे बहुत लगाव हो गया था। वे घंटों पुरानी शायरी और इतिहास की बातें करते। मैं चुपचाप चाय बनाकर देती और सुनती रहती। धीरे धीरे उसकी बातों में एक गर्माहट महसूस होने लगी। वह मेरी क्लास की कहानियाँ पूछता, आयशा की पढ़ाई के बारे में जानता और अम्मी की सेहत का हाल लेता। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त मैंने देखा कि आर्यन मेरे रास्ते में खड़ा है। हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। ये क्या है? मैंने पूछा। आपकी क्लास के बच्चों के लिए कुछ किताबें। मुझे पता चला कि आपके स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है। अगर आप मंजूर करें तो। मैंने पैकेट लिया। अंदर 10-12 नई कहानी की किताबें थीं। मेरी आंखें नम हो गईं। उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इस लड़के में कुछ खास है। हम दोनों ने चुपचाप साथ साथ कुछ दूर तक चलना शुरू कर दिया। बातें शुरू हुईं। वह अपनी माँ की याद में रोया जो 3 साल पहले गुजर गई थीं। मैंने अब्बू की बीमारी के बारे में बताया। उसने कहा, रुखसार, ज़िंदगी में कभी कभी मदद मांगना भी हिम्मत का काम होता है। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो बताना। उसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी दुकान पर, कभी स्कूल के बाहर, कभी पार्क में, जहाँ पुराने पेड़ों के नीचे हम घंटों बातें करते। वह मुझे अपनी योजनाओं के बारे में बताता, कैसे वह गाँवों में मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करना चाहता है। मैं उसे अपनी क्लास के बच्चों की छोटी छोटी खुशियों के बारे में सुनाती। धीरे धीरे बातों में एक अजीब सा सुकून आने लगा। मैं उसके आने का इंतज़ार करने लगी। जब वह नहीं आता तो दिन अधूरा लगता, लेकिन ज़िंदगी इतनी सीधी नहीं होती। एक दिन मोहल्ले में अफवाह उड़ गई। किसी ने देख लिया था कि हम दोनों पार्क में साथ बैठे बातें कर रहे थे। शाम को अम्मी ने मुझे अलग बुलाया। उनका चेहरा गुस्से और फिक्र से भरा हुआ था। रुखसार, क्या बात है बेटी? लोग क्या कह रहे हैं? लड़का अच्छा है, लेकिन हमारी इज्जत का सवाल है। अब्बू की तबीयत ख़राब है, घर में शादी की बातें चल रही हैं। तू समझती क्यों नहीं? मैंने रोते हुए कहा। अम्मी, हम तो बस बातें करते हैं, कुछ गलत नहीं है। बातें करना भी गलत हो जाता है जब लोग गलत नज़र से देखें।
तेरी शादी की उम्र हो गई है, पड़ोस में लोग पूछने लगे हैं। उसी रात अब्बू ने भी बात की। उन्होंने कहा कि एक रिश्ता आया है, दूर के रिश्तेदार का लड़का जो कराची में अच्छी नौकरी करता है, परिवार अच्छा है, लड़का पढ़ा लिखा है। अब्बू ने कहा, बेटी हम गरीब हैं, आर्यन अच्छा लड़का है लेकिन उसका परिवार भी साधारण है, भविष्य का क्या भरोसा। मैं चुप रही। दिल में एक तूफान उठ रहा था। आर्यन को जब मैंने यह सब बताया तो वह भी उदास हो गया। रुखसार, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे अब्बू का इलाज हो सके। मेरी कंपनी में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं अच्छा काम करूँ तो। उसके बाद कुछ दिन हम कम मिले। मैं स्कूल और घर के बीच सिमट गई, लेकिन दिल में एक खालीपन था। आयशा ने मुझे देखकर कहा, आपा आप उदास क्यों रहती हो? आर्यन भाई आए तो क्यों नहीं? फिर एक दिन बड़ा झटका लगा। अब्बू की हालत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन तुरंत करना होगा वरना खतरा है। खर्चा लगभग 3.5 लाख रुपए। हम सब सकते में आ गए। अम्मी रो रही थीं। मैंने बैंक में जमा थोड़े पैसे निकाले लेकिन काफ़ी कम थे। रिश्तेदारों से उधार मांगा लेकिन सबके पास बहाने थे। उसी रात फ़ोन आया आर्यन का। रुखसार, मैंने सुना है, चिंता मत करो, मेरे दोस्त का एक एनजीओ है, वे मेडिकल मदद करते हैं, मैंने बात की है, कल सुबह डॉक्टर से मिलकर फ़ाइल तैयार करेंगे। मैंने रोते हुए कहा, आर्यन तुम क्यों इतना कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो और दोस्त मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। अस्पताल के चक्कर, डॉक्टरों से बातें, कागजात। आर्यन हर कदम पर साथ था। वह अब्बू से बात करता, अम्मी को ढांढस बंधाता, आयशा को पढ़ाई में मदद करता। मोहल्ले में फिर अफवाहें उड़ीं। किसी ने कहा कि आर्यन अब्बू के इलाज के बहाने घर आने लगा है। किसी ने कहा कि मैंने जानबूझकर अब्बू की बीमारी का फ़ायदा उठाया। एक पड़ोसी औरत ने अम्मी से कहा, बहन लड़की की इज्जत का ख्याल रखो, लड़का बार बार आ रहा है, लोग क्या सोचेंगे? अम्मी ने मुझे डांटा, देखो बेटी, अब लोग कह रहे हैं कि तूने आर्यन को फंसाया है, अब्बू का इलाज हो रहा है लेकिन हमारी इज्जत। मैं चुप रही, लेकिन अंदर से टूट रही थी। ऑपरेशन सफल रहा। अब्बू धीरे धीरे ठीक होने लगे, लेकिन घर में माहौल तनाव भरा था। रिश्तेदारों ने शादी की बात फिर तेज़ कर दी। कराची वाला लड़का फ़ोन पर बात करने लगा। मैंने मना कर दिया। अम्मी नाराज़ हो गईं। एक शाम आर्यन आया। अब्बू ने उसे बुलाया था शुक्रिया अदा करने के लिए, लेकिन अम्मी ने बाहर बिठाया और कहा, बेटा तुमने बहुत मदद की, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, लेकिन अब हमारी बेटी की शादी की बात चल रही है, तुम समझदार हो, आगे बढ़ जाओ। आर्यन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने मुझे एक नज़र देखा और चुपचाप चला गया। उस रात मैंने रो रो कर तकिया भीगा दिया। मैंने सोचा कि शायद यही सही है। इज्जत, परिवार, समाज, ये सब मेरे ऊपर भारी पड़ रहे थे। मैंने आर्यन को मैसेज किया कि अब मुलाकात ना हो, लोग गलत समझ रहे हैं। आर्यन ने जवाब दिया, मैं समझता हूँ, लेकिन याद रखना मैंने कभी गलत नज़र से नहीं देखा। दिन गुजरते गए। अब्बू घर आ गए थे। दुकान फिर से खुल गई, लेकिन मैं अंदर से सूख गई थी। स्कूल में बच्चे पूछते, आपा आज आपकी कहानी क्यों अधूरी रही? मैं मुस्कुराकर टाल देती। फिर एक दिन मोहल्ले में बड़ा हंगामा हो गया। पड़ोस की एक औरत जिसने सबसे ज़्यादा अफवाहें फैलाई थीं, उसका बेटा साइबर फ्रॉड में फंस गया। पुलिस आई। पता चला कि उसने फेक अकाउंट्स बनाकर कई लोगों से पैसे ठगे थे, और सबसे हैरानी की बात, उसने आर्यन के नाम से भी कुछ फर्जी स्क्रीनशॉट बनाए थे जिसमें आर्यन मेरे नाम से पैसे मांग रहा है। उसने सोचा था कि अगर आर्यन पर शक हो जाएगा तो लोग मेरी इज्जत पर भी सवाल उठाएंगे और परिवार शादी के लिए मजबूर हो जाएगा। जब सच्चाई सामने आई तो पूरा मोहल्ला सकते में आ गया। अम्मी ने मुझे गले लगाकर रोया, बेटी हमने तुम पर जुल्म किया, लोग कितने जहर फैलाते हैं। अब्बू ने आर्यन को फ़ोन किया और माफ़ी मांगी। बेटा तुमने हमारी जान बचाई, हमने तुम्हें गलत समझा। आर्यन आया। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में वही शराफत थी। उसने कहा, चाचा मैंने कभी बदला नहीं सोचा, बस रुखसार खुश रहे, यही काफ़ी है। उस दिन के बाद धीरे धीरे बातें बदलीं। अम्मी ने खुद आर्यन की अम्मी से बात की, परिवार मिला, कोई जल्दबाजी नहीं की गई। हमने फैसला किया कि पहले अब्बू पूरी तरह ठीक हो जाएं, आयशा की पढ़ाई पूरी हो, फिर आगे देखेंगे। आर्यन अब भी आता है, लेकिन अब खुलकर। अब्बू के साथ चाय पीता है,
अम्मी को अपनी माँ की याद दिलाता है, आयशा को मैथ्स सिखाता है, और मैं अब डर कर नहीं छुपती। जब वह जाता है तो दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागती है। कुछ महीने बाद जब अब्बू ने आर्यन से पूछा, बेटा तुम्हारा क्या ख्याल है, तो आर्यन ने शर्माते हुए कहा, चाचा रुखसार जैसी लड़की मिलना किस्मत होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह खुद अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करे, बिना किसी दबाव के। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मर्ज़ी तो बहुत पहले से यही है। आज जब मैं स्कूल से लौटती हूँ तो कभी कभी आर्यन दुकान पर मिल जाता है। हम चुपचाप एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा लेते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अफवाह नहीं, बस एक शांत सी उम्मीद। दोस्तों, ज़िंदगी में अक्सर हम अफवाहों, समाज के डर और परिवार के दबाव में अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। जो लोग दूसरों की इज्जत पर हमला करते हैं, उन्हें एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास होता है, और जो लोग बिना स्वार्थ के मदद करते हैं, अल्लाह उन्हें ज़रूर नेक अंजाम देता है। सच्ची मोहब्बत कभी छुप कर नहीं, खुलकर और इज्जत के साथ खिलती है। बस इतना याद रखना, अपनी इज्जत खुद बनाओ, दूसरों की ज़िंदगी में जहर मत घोलो, और जब कोई बिना किसी लालच के तुम्हारी मदद करे तो उसे कभी मत भूलो, क्योंकि ज़िंदगी छोटी है और सच्चे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं। करीब 400 शब्द। अर्बन डिस्प्लेसमेंट यानी शहरी बेदखली आज के दौर का एक ऐसा मसला है जो धीरे धीरे दुनिया भर में पुरानी कम्युनिटीज़, रिवायत और अफोर्डेबल ज़िंदगी के निज़ाम को मिटाता जा रहा है। यह प्रोसेस अक्सर डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन और अर्बन रिन्यूअल के नाम पर होता है, लेकिन इसका असर अक्सर उन लोगों पर पड़ता है जो शहरों की असली रूह होते हैं, मज़दूर तबका, पुराने रहने वाले लोग और वो कम्युनिटीज़ जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक जगह पर अपनी पहचान बनाए रखते हैं। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि अर्बन डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। जब किसी इलाके में नई डेवलपमेंट होती है, जैसे कि लग्जरी अपार्टमेंट्स, शॉपिंग मॉल्स या कॉर्पोरेट ऑफिसेज, तो उस इलाके की ज़मीन की कीमत बढ़ जाती है। इसके बाद लैंडलॉर्ड्स किराए बढ़ा देते हैं या पुराने घरों को गिराकर नए प्रोजेक्ट्स बना देते हैं। इस वजह से पुराने रहने वाले लोग जो ज़्यादा किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, मजबूरन वहाँ से निकाल कर किसी और सस्ती जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को अक्सर जेंट्रिफिकेशन भी कहा जाता है। इस डिस्प्लेसमेंट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि पुरानी कम्युनिटीज़ टूट जाती हैं। एक कम्युनिटी सिर्फ लोगों का मजमुआ नहीं होती, बल्कि उनके दरमियान रिश्तों, भरोसे और मदद के निज़ाम पर मबनी होती है। जब लोगों को अपने पुराने इलाकों से निकालना पड़ता है तो वो सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ते, बल्कि अपनी सोशल सपोर्ट सिस्टम भी खो देते हैं। पड़ोसियों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़, गली मोहल्ला की पहचान और रोज़मर्रा की मदद, ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। रिवायत और सकाफ़त पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। हर पुरानी बस्ती अपनी एक अलग पहचान रखती है, चाहे वो खाने की रिवायत हो, ज़ुबान का लहजा हो या त्यौहार मनाने का तरीका। जब नए लोग उन इलाकों में आते हैं जो अक्सर ज़्यादा अमीर तबके से होते हैं, तो वो अपनी लाइफस्टाइल और प्रेफरेंसेस लेकर आते हैं। धीरे धीरे पुरानी दुकानें बैंड हो जाती हैं और उनकी जगह मॉडर्न कैफ़ेज़, ब्रांडेड स्टोर्स और हाई एंड रेस्टोरेंट्स ले लेते हैं। इससे असली कल्चर को रिप्लेस कर दिया जाता है और शहर एक जैसा लगने लगता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। अफोर्डेबल लाइफ का कॉन्सेप्ट भी अर्बन डिस्प्लेसमेंट की वजह से ख़त्म होता जा रहा है। पहले शहरों में ऐसे इलाके होते थे जहां कम आमदनी वाले लोग भी इज़्ज़त के साथ रह सकते थे, लेकिन अब जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रही है, वैसे वैसे रहना महंगा होता जा रहा है। किराए, यूटिलिटीज़ और रोज़मर्रा के खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि आम आदमी के लिए शहर में रहना मुश्किल हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि लोग शहर के मरकज़ से दूर आउटस्कर्ट्स या स्लम्स में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां बेसिक फैसिलिटीज़ भी मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं होती। अर्बन डिस्प्लेसमेंट का एक और पहलू ये है कि ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ाता है। अमीर लोग बेहतरीन इलाकों में रहने लगते हैं जहां हर तरह की सहूलत मौजूद होती है, जबकि गरीब तबका शहर के उन हिस्सों में धकेल दिया जाता है जहां ना तो अच्छी एजुकेशन होती है, ना हेल्थ केयर और ना ही रोज़गार के मौके आसानी से मिलते हैं। इस तरह सोसाइटी में एक वाज़े डिवाइड पैदा हो जाता है जो वक्त के साथ और गहरा होता चला जाता है। इस मसले का साइकोलॉजिकल असर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब लोग अपनी बचपन की जगह, अपनी यादों और अपनी पहचान से जुदा हो जाते हैं,
तो उन पर जाज़बती दबाव पड़ता है। उन्हें नई जगह पर एडजस्ट करना मुश्किल होता है और अक्सर उन्हें अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करनी पड़ती है। ये प्रोसेस ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के लिए बहुत तकलीफ़देह होता है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही जगह गुजर चुके होते हैं। हालांकि डेवलपमेंट ज़रूरी है और शहरों का मॉडर्न होना भी वक्त की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरानी कम्युनिटीज़ और उनकी रिवायत को कुर्बान कर दें। सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इसीलिए अहमियत रखता है। हुकूमत और प्लानर्स को चाहिए कि वो ऐसे पॉलिसीज़ बनाएं जो डेवलपमेंट के साथ साथ एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स को भी प्रोटेक्ट करें, जैसे कि रेंट कंट्रोल लॉज, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग प्रोसेस। इसके अलावा लोगों में भी अवेयरनेस पैदा करना ज़रूरी है। जब तक आवाम अपने हुकूक के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक ये प्रोसेस रुकना मुश्किल है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविस्ट इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ की मदद करें और उनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाएं। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि अर्बन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक इकोनॉमिक या फिज़िकल मसला नहीं है, बल्कि ये इंसानियत, कल्चर और इंसाफ का भी मसला है। अगर हमने इस पर तवज्जो ना दी तो हम न सिर्फ अपनी हिस्ट्री और रिवायत खो देंगे, बल्कि एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ेंगे जहां सिर्फ अमीर लोगों के लिए जगह होगी। इसलिए ज़रूरी है कि डेवलपमेंट और इंसानी वैल्यूज़ के दरमियान बैलेंस कायम किया जाए, ताकि शहर सिर्फ इमारतों का मजमुआ ना रहें, बल्कि ज़िंदा और मुतहर्रिक कम्युनिटीज़ का घर भी बने रहें।